सुप्रभात मित्रों। जैसे हम लोग अभी गुलाम वंश के बारे में पढ़े, गुलाम वंश का पतन हुआ, फिर बलबन का शासन आया, अपने दामाद की हत्या करके वो गद्दी पे बैठा था। उसके बाद फिर जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, बैठते हैं। ये खिलजी कबीले के तुर्क थे, ये ईरान के तुर्क नहीं थे। इसीलिए जो शासन व्यवस्था बदली है इसको क्रांति, क्रांति का मतलब होता है किसी भी शासन व्यवस्था को बदल देना, वो क्रांति होती है। जब भी किसी क्रांति के बारे में आप पढ़ेंगे तो क्रांति उसको कहा जाता है, उस घटना को कहा जाता है क्रांति, जिस घटना से पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए। तो इसीलिए खिलजी क्रांति कहा गया, क्योंकि ये गैर ईरानी तुर्क थे, इन्होंने नई शासन व्यवस्था को जन्म दिया। हमने बताया अंतिम राजा था कैखुसरो, उसको मार करके फेंक दिया। इसको डर हुआ 1290 में जब हत्या करके फेंका, तो जलालुद्दीन खिलजी को ये लगा कि अगर हम दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो जहाँ इल्तुतमिश के तमाम वंशज पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कोई विद्रोह कर दे, हम मारे जाएं। बूढ़ा आदमी था, इसने कहा भी था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ, मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मुसलमान ही उस समय क्या थे, सेना में थे, तुर्क। तो इसने एक कैकबाद ने बनवाया था किलू खरी। इस किलू खरी के महल में, ये दिल्ली के बाहर था, इसी महल में, किलू खरी के महल में इसने अपना क्या किया, राज्याभिषेक कराया। और 1 साल तक दिल्ली नहीं आया। कहाँ राज्याभिषेक कराया? किलू खरी के महल में, और 1 वर्ष तक दिल्ली नहीं आया। बाद में 1291 में वहाँ का जो दिल्ली का कोतवाल था उसने उसको बुलाया और कहा कि आप महोदय आ जाइए दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय दिल्ली आया। अब ये बुजुर्ग आदमी था, मैंने पहले ही बता दिया, शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चला नहीं सकता। इसके 4 भतीजे थे, जो 2 भतीजे बहुत योग्य थे। उसमें कौन था? एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा था अल्मास बेग। अलाउद्दीन खिलजी शुरू से ही, बचपन से ही लड़ाई भिड़ाई में ज़्यादा ध्यान देते थे, अच्छे सैनिक बने। अल्मास बेग पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने रख लिया अपने पास दिल्ली में कि आ जाओ यहाँ पे, हमको तुम सलाह देते रहना। और इनको एक सेना की कमान दे दिया। उसी समय होता कहाँ है? कड़ामानिकपुर। अच्छा, ये जब हमने बताया कि ये बुजुर्ग मुसलमान कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का रक्त बहाना पसंद नहीं करता हूँ, तो जगह जगह के जो मुसलमान सूबेदार थे, इख्तियार थे, उन्होंने करना शुरू किया विद्रोह कि लड़ेगा तो नहीं राजा हमसे, जब लड़ेगा नहीं हमसे राजा तो हमारा क्या होगा, हम आ जाएंगे अपना आराम से साम्राज्य चला देंगे, हो सकता है साम्राज्य बना लें, हम दिल्ली को भी जीत लें। इस चक्कर में जगह जगह होने लगे विद्रोह। उसी समय कड़ामानिकपुर, जो इलाहाबाद के पास में पड़ता है, कड़ा नदी के इस पार है कड़ा और उस पार है, गंगा जी के दाहिने तट पे कड़ा है और बाएं तट पे क्या है, मानिकपुर। यहाँ का सूबेदार था मलिक छज्जू। सबसे पहले इसने कर दिया विद्रोह। मलिक छज्जू ने कहा कि हमको खिलजी सल्तनत से कोई मतलब नहीं, मैं खुद ही राजा हूँ, न कोई टैक्स दूंगा न कुछ। इसके विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भेजा। इसको अलाउद्दीन को एक सेना दी, कमान दी उसकी, और कहा कि जा करके कड़ामानिकपुर में तुम उसको हराओ। अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, मलिक छज्जू को बढ़िया से परास्त करते हैं और काफ़ी सारे सैनिकों को और मलिक छज्जू को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना कहाँ लेके जाते हैं? दिल्ली। दिल्ली में वो कहता है, मलिक छज्जू को जब देखता है तो कहता है नहीं यार, ठीक बात नहीं है, इसकी हत्या करना ठीक नहीं है, ना कोई दंड देना ठीक है, इसको भेज दिया बदायूं। और जो सैनिक पकड़े गए थे, युद्धबंदी थे, उनके साथ भी कहा कि मुसलमानों का रक्त नहीं बहाऊंगा, इनको भी छोड़ दो आराम से, कुछ नौकरी करना चाहते हो तो यहीं सेना में रख लो, और नहीं तो जाए अपना सम्मानजनक व्यवहार करो उनके साथ। अलाउद्दीन ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि राजा की मर्जी थी, उसी मतलब ये युद्ध जो जीता है कड़ामानिकपुर का, अलाउद्दीन
खुश हो गया जलालुद्दीन खिलजी। इसके पास 2 लड़कियां थी, एक की शादी कर दिया अलाउद्दीन खिलजी से, दूसरे की कर दिया अल्मास बेग से। एक की शादी किया किससे, अलाउद्दीन से, दूसरी की शादी कर दिया अल्मास बेग से। उसी समय एक मंगोल आक्रमण होता है अब्दुल्ला का, नेता था मंगोलों का, अब्दुल्ला का आक्रमण। ये होता है 1292 में। ये मंगोल था, अब्दुल्ला क्या था, ये मंगोल था। अब्दुल्ला का आक्रमण होता है दिल्ली पे। तो बलबन ने व्यवस्था कर दी थी पश्चिमोत्तर प्रांतों में, उसने जगह जगह किले बनवाए थे मंगोलों से लड़ने के लिए। तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते सेना लड़ी, जलालुद्दीन के भी समय वही व्यवस्था बनी रही। तो वहां तक आते आते वो पड़ गए कमजोर। जब वो कमजोर पड़ गए तो युद्ध हुआ, तो जलालुद्दीन खिलजी क्या गए, जीत गए उस युद्ध को। और जब उस युद्ध को जलालुद्दीन खिलजी जीत गए तो एक चंगेज खां का पोता था, नाती था, लड़की का लड़का, उल्लू खां। उल्लू खां क्या करता है, अपने 4000 साथियों के साथ कहता है कि हम यहीं रहेंगे अब, और हम मंगोल क्या थे, बौद्ध थे। तो उन्होंने, उल्लू खां ने कहा कि नहीं, हम मुसलमान धर्म स्वीकार करेंगे और हमको यही दिल्ली में बसा दीजिए, कोई जगह दे दीजिए। तो उल्लू खान को 4000 सैनिकों के साथ मुसलमान धर्म में परिवर्तित किया गया उनको, और ये नवीन मुसलमान कहलाए। और आज भी दिल्ली में एक मंगोलपुरी नामक जगह है, ये इन्हीं के लिए बनाई गई थी। ठीक है, नवीन मुसलमानों के लिए ही बनाई गई थी। ठीक, इतना तो बात कंफर्म हो गई। अब देखिए, अब अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में ये आया कि मलिक छज्जू ने इतना बड़ा विद्रोह किया, मैं गया उसको पकड़ के लाया और ये बुढ़ा आदमी उसको छोड़ दिया। मैं तो उसका दामाद भी हूँ, भतीजा भी हूँ, अगर मैं विद्रोह करूँ तो मैं हो सकता है राजा ही बन जाऊँ, और नहीं भी बन पाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा तो मारेगा तो नहीं कम से कम। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में प्लान बनने लगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सैनिक चाहिए। दिल्ली को जीतने के लिए क्या चाहिए थे, सैनिक चाहिए थे। और जब दिल्ली को जीतने के लिए सैनिक चाहिए तो सैनिकों को क्या चाहिए, वेतन चाहिए। पैसा रहेगा तब न सेना बनेगी भैया, पैसा कहाँ मिलेगा। अब इसको दिखने लगा टारगेट अपना, अलाउद्दीन खिलजी को। 1296 में, हाँ 1296 में, ये 1290 से 1296 तक रहे भी हैं। 1296 में अलाउद्दीन क्या किया, देवगिरी का नाम बहुत सुना था उसने कि यहाँ बड़ा पैसा है। वहाँ का राजा था रामचंद्र देव, उसका लड़का था राजकरण। दोनों बहुत वीर थे, 5 पड़ोस राज्यों को लूटे भी थे खूब, और बहुत समृद्ध राज्य था। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि अगर देवगिरी पे आक्रमण कर देते हैं हम, ये भारत है, ये दिल्ली है, ये कड़ामानिकपुर है, और यहाँ क्या है, देवगिरी है। इसने सोचा कि अगर हम यहाँ से आक्रमण कर देते हैं देवगिरी पे, तो यहाँ से हमको पैसा मिल जाएगा। उस पैसे से हम बना लेंगे एक बड़ी सेना, और इस सेना को लेकर के हम दिल्ली पे कर लेंगे कब्जा, या पूरा मेरे अंडर में आ जाएगा। तो गया तो नाम तो बहुत सुना था रामचंद्र देव का। इसने क्या किया, चालाकी के साथ इसने कहा कि हम अपने चाचा से नाराज होकर के हम साम्राज्य छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं तेलंगाना में नौकरी ढूंढने, किसी राजा की सेवा में जाके रहेंगे। और ऐसे करते करते पहुंच गया कहाँ, देवगिरी के पास में। देवगिरी के राजा रामचंद्र थे, और ये देवगिरी से बस 7-8 किलोमीटर दूर जाकर के डेरा डाल दिया। और जब वहाँ लोकल गुप्तचर उसके पता किया तो पता निकला कि भाई इसके पास सेना भी अच्छी है, बहुत वीर भी है, पैसा भी इसके पास है, हारेगा नहीं जल्दी। तो यहाँ पे इसने एक चाल चली। इसने कहा कि हम तो बहुत
अग्रगामी सेना लेके आए हैं, टुकड़ी छोटी सी लेके आए हैं, बड़की सेना तो पीछे है। अभी जलालुद्दीन भेजे हैं दिल्ली से, बड़ी वाली सेना भी आ रही है। अब इनका लड़का रायकर्ण जो गया था दूसरे युद्ध पे, रामचंद्र देव डर गए, भैया अरे बाप इतनी सेना तो लेके आया, आखिरी टुकड़ी है, पिछली आएगी तो साम्राज्य ध्वस्त कर देगी, अच्छा है कि हम समझौता कर लें। तो समझौता हो गया। समझौते की बातचीत चल ही रही थी, उसी समय उनका लड़का आ गया। अपने पिता से कहा, ना यार समझौता आपने गलत कर लिया, इतना पैसा तो हम देने को जरूरत है, मार भगाओ इसको, हम तो आ ही गए हैं। रामचंद्र को भी लगा कि नहीं मामला उचित है। अब अलाउद्दीन खिलजी पड़ गया संकट में, भाई अब तो समस्या हो गई। तो उसने अपनी 1000 की सेना जो थी वो छोड़ दी। ठीक है, 1000 की सेना कहाँ छोड़ दी? अपने नसरत शाह का मतलब एक था छोटा सा गुलाम, उसकी देख रेख में कहा कि 1000 सेना लेके तुम यहाँ पड़े रहो और मैं यहाँ आक्रमण करता हूँ। रायकर्ण से युद्ध होना शुरू हुआ। अलाउद्दीन की सेना एक तरफ से आक्रमण की, जैसे सपोज करिए यहाँ रायकर्ण थे, यहाँ अलाउद्दीन था, और जो सेना उसकी छूटी हुई थी वो पीछे से आ गई आक्रमण करने। रायकर्ण घिर गए। इनको डर ये लगा कि जो दिल्ली से टुकड़ी आ रही थी बड़ी वाली, उस बड़ी वाली टुकड़ी आना शुरू हो गई, अब सब पहुंच जाएंगे, अब तो हार तय है। और इन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किए तो बहुत सारा धन लिए वहां पे, ठीक है, और बहुत सारा धन लेकर के आ गए कहाँ? कड़ामानिकपुर। दिल्ली नहीं गए, कड़ामानिकपुर आ गए, और वहां पे उनकी लड़की से शादी भी कर ली। रामचंद्र की लड़की जो थी उससे शादी भी हो गई इनकी, अलाउद्दीन की शादी भी कर लिया और बहुत सारा धन लिया। उस धन की चर्चा होने लगी कि भैया वो तो बिना जलालुद्दीन को बताए अलाउद्दीन चला गया था, अब बहुत धन लूट लेके आया है। अलमास बेग ने कहा जलालुद्दीन खिलजी से कि इतना धन उसके पास रहना इकट्ठा साम्राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है, बड़ी सेना बना लेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी ने तुरंत फरमान भिजवाया कड़ामानिकपुर कि हमारी सेवा में हाजिर हो, और जो धन लूट के लेके आए हो। अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र लिखा अलमास बेग को कि हम तो बिना बताए राजा से चले गए थे, और गए इतना हम सामान लूट के भी देखो लेके आए हैं, लेकिन हम राजा के सामने आने में डर रहे कि कहीं हमको फांसी नहीं चढ़ा दे। भाई हम तो हुक्म की बेअदबी तो कर दिए हैं, हुक्म नहीं माने हैं उनका, लेकिन हम सब देने को तैयार हैं, लेकिन हम दिल्ली में नहीं आएंगे भैया, और कड़ामानिकपुर में राजा साहब आए जलालुद्दीन खिलजी, और सुल्तान को मैं सब कुछ सौंप दूंगा, वो कड़ामानिकपुर आ जाए। तो हमने बताया ये बहती है गंगा नदी, इधर है कड़ा और इधर है मानिकपुर। आ गए जलालुद्दीन खिलजी, कहाँ आ गए? कड़ामानिकपुर। हालांकि उनके शुभचिंतकों ने मना किया उनको, मत जाइए खतरनाक हो सकता है। ये जब कड़ा आए तो ये पहुंच गया कहाँ? मानिकपुर, नदी के उस पार। ये गंगा नदी है, ये कड़ा है, ये मानिकपुर। यहाँ पे कौन है? जलालुद्दीन, और यहाँ कौन है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अपनी जो सेना थी उसके पास एकदम युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा और खड़ा कर दिया वैसे, और 2 कुशल हत्यारे थे, अली मर्दान और इख्तियारुद्दीन होद, उनको भी बुला लिया अपने अगल बगल। जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि अलाउद्दीन तो उस पार है, तो कहे इस पार आ जाओ, तो कहे नहीं हम डर रहे हैं बहुत, हम आएंगे नहीं इस पार, आप ही आ जाइए इधर। ये भी सोचा कि भतीजा है, डर रहा होगा। ये नाव में बैठे और चल दिए। इनको मना किया गया लेकिन माने नहीं। इनसे कहा गया कि सेना उसकी तो लग रहा है युद्ध के लिए खड़ी है और आप जा रहे हैं अकेले ऐसे। इन्होंने 2 सहयोगियों को लिया, कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं, भतीजा हमारा, मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब ये पहुंचे यहाँ पे जलालुद्दीन,
अलाउद्दीन खिलजी एकदम नतमस्तक हो गया, लोट गया पैरों में उनके। वो उठाए, उसको गले लगाए और कहे चलो तुम्हारी सारी गलती माफ है, अब चलते हैं उस पार, फिर बातचीत होती है, सारा धन भिजवाओ। ये सारा उसने कर दिया। अली मर्दान ने पीछे से तलवार घूंप दी, गिर गए। उसने कहा अरे अलाउद्दीन तुमने ये क्या किया, इतना बड़ा विश्वासघात। एक तुम्हारे हुद ने गला काट दिया। और 1296 में जलालुद्दीन की हो गई मौत। उसके बाद उनके सर को काट करके जो आसपास कड़ा मानीपुर के आसपास की जो रियासतें थी सब में घुमवाया, दिखाया कि हमने चाचा का अपने वध किया है। उसका कारण था घुमवाया ये कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसकी भी हालात यही होगी, इसके अलावा दूसरे हालात उसके लिए नहीं होंगे। और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। जब ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, आ जाते हैं अलाउद्दीन के। 4 साल का शासन जलालुद्दीन का रहा और अलाउद्दीन का है 1296 से 1314 होगा। 16 4 20 साल का है, 4 इधर 16 का 1316, 20 साल का शासन था इनका। ठीक है। कड़ा मानिकपुर में जब अपने चाचा की ये हत्या कर दिया तो दिल्ली में जो अमीर थे उस समय उनको लगा कि अलाउद्दीन तो आके दिल्ली पे कर लेगा कब्जा। ठीक है। जब कब्जा कर लेगा तो उन्होंने एक छोटे से लड़के को बना दिया सम्राट, सुल्तान घोषित कर दिया उसको। अलाउद्दीन खिलजी के पास पैसा था ही, कुछ अमीरों को पैसा देके खरीद लिया, कुछ को डरा धमका करके सेना लेके पहुंच गया। कहाँ? दिल्ली में। सेना लेके दिल्ली में जब पहुंच गया तो दिल्ली में जो लोग थे उस समय वंशज बचे हुए जलालुद्दीन खिलजी के, वो लोग भाग गए कहाँ? मुल्तान। ठीक है। जलाल की एक विधवा थी मलिका जहां, जिसको उसने कहा था मलिका जहां। मलिका जहां ने एक 6 वर्षीय बच्चे को शासन पर बिठाया, खुद संरक्षक बन गई। तो औरतों का शासन उस समय स्वीकार था ही नहीं, बताया हमने। इसीलिए जो अमीर थे आ गए किसके पक्ष में? इसके पक्ष में। अमीर चले गए किसके पक्ष में? इसके पक्ष में। जब मलिका जहां को लगा कि आधे तो मिल गए हैं, उसके बावजूद मलिका जहां लेके पहुंच गई सेना दिल्ली के बाहर लड़ने के अलाउद्दीन से। लेकिन 2 भाग में सेना थी, बायां भाग और दाहिना भाग। एक भाग चला गया, युद्ध मैदान में ही पहुंचते ही चला गया, जाके मिल गया अलाउद्दीन से, हम तुम्हारे साथ हैं, हम औरत की गुलामी ना करेंगे। लड़ी, इनको लगा हार है तो भाग गई मुल्तान, क्योंकि दूसरा लड़का उनका मुल्तान में था। ठीक है। इसीलिए इसने मुल्तान पे आक्रमण करवाया नसरत शाह को भेज करके। जब तक सबको खत्म नहीं कर लिया अलाउद्दीन ने, तब तक ये शांत नहीं बैठा। इसके बाद फिर 1299 में जो नवीन मुसलमान थे, कौन? नवीन मुसलमान। हमने बताया उलगू खां के साथ जो थे वो 4000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया था और मुस्लिम धर्म परिवर्तित हो गए थे। वो सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती हो गए तो वो गए युद्ध पे। वो जब युद्ध पे गए तो युद्ध में जाने के बाद उनको दिक्कत इस बात की हो गई कि एक होता खुम्स, आप लोगों ने खुम्स का नाम सुना होगा। 4 टाइप के टैक्स होते थे, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। अभी आएंगे हम उसके प्रशासन में तो बताएंगे उसको। खुम्स का मतलब होता था कि युद्ध जब कोई लड़ा जाता था तो उसका 1/5 भाग राजा रख लेता था और 4/5 भाग जो सैनिक रहते थे उनमें बराबर बांट दिया जाता था।
पद के अनुसार। इन्होंने कहा, नवीन मुसलमानों ने, भैया 1/5 राजा का छोड़ के 4/5 हमको चाहिए खुम्स। इसी चक्कर में लड़ाई हो गई, विद्रोह कर दिए। अलाउद्दीन ने सबको पकड़ा और जितने लोग मिले सबको मरवा दिया। अब अलाउद्दीन के सामने बड़ा था टारगेट। अलाउद्दीन 1296 से 1316, इसके सामने टारगेट बड़ा था। ये सोचता था कि हम एक नए धर्म की स्थापना करें, पूरे विश्व को जीते। द्वितीय सिकंदर की उपाधि उसने धारण की और पूरे विश्व को जीतना चाहता था। दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया, ठीक है। रामचंद्र देव थे, उन्होंने कहा कि अब टैक्स पर कुछ नहीं देंगे, हम जो समझौता हुआ सब खत्म। जीतने के लिए क्या चाहिए? सेना। सेना को क्या देना पड़ेगा? वेतन। वेतन कितना देना पड़ेगा? अभी हम लोग अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में, कि आज के 20 साल पहले या 15 साल पहले आपके परिवार का खर्चा अगर 10,000 में चल जाता था, वही खर्च आज बढ़ के आपको 18 से 20 हजार रुपये खर्च होते हैं। परिवार वही, सब कुछ वही, खाते भी उतना वही, पहनते भी वही। मतलब महंगाई बढ़ गई, रेट बढ़ गया सामानों का, इसलिए अब ज़्यादा खर्च होने लगा। इसने एक बाजार व्यवस्था लागू की, सबके रेट तय किए। जब तक मैं राजा रहूंगा इस रेट से अधिक यह सामान नहीं बिकेगा। पता लगा कि 300 रुपये में काम चल जा रहा है, सैनिक का पूरा परिवार आराम से है, और उसको 400 रुपये वेतन दे दिया। सैनिक भी खुश, लेकिन ये बाजार व्यवस्था केवल दिल्ली तक ही सीमित रह पाई, ठीक है। दूसरा क्या किया इसने, कि जैसे इक्तेदार जो होते थे, विभिन्न सूबाओं के मालिक जो होते थे, वो क्या करते थे? राजस्व वसूलते थे और राजा को देते थे। तो पता चला राजस्व हम वसूल के बैठे हैं, इक्तेदार अगर हैं, हम राजस्व वसूल के बैठे हैं, राजा को आधा भिजवा दिए और कहे कि सर थोड़ा दिक्कत हो गई, खर्च वर्च हो गया है, अगली बार हम पूरा कर देंगे उसको। अगली बार फिर हम ले लिए, तब तक पता पड़ा कि सुल्तान की हत्या हो गई। वो सब मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अमीर होता जा रहा हूं। इसने कहा कि जो बकाया है, बकाया राजस्व, इसकी वसूली के लिए उसने दीवाने मुस्तखराज बनाया। कहा कि किसी का भी पैसा बाकी नहीं रहने देंगे, जितना बाकी है वो आपको देना पड़ेगा। एक अलग विभाग उसके लिए बना दिया, तुम्हारा काम है जिसका बकाया है समय समय पर वसूली करते रहो। 15 दिन का समय दो, 20 दिन का समय दो, 1 महीने का समय दो, फिर जाकर उनसे वसूली करो, ठीक है। और इनका एक अलाउद्दीन खिलजी का एक सैनिक था, जफर का, हिजड़ा था, ये भी बहुत ही वीर था और ऐसा माना जाने लगा था कि हो सकता है अलाउद्दीन का प्रतिद्वंदी सिद्ध हो जाए। तो जब मंगोलों का आक्रमण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके गया, जफर खान वहां का था सूबेदार, आक्रमण किया। अलाउद्दीन पीछे था, जफर खान बहुत आगे बढ़ गए, मंगोलों ने घेर लिया। अलाउद्दीन को लगा बहुत बढ़िया मौका है, रुक जाओ। अलाउद्दीन वहीं रुक गए, जफर खान बेचारे वहां मार गए, ठीक है। अब इसके बाद इतनी व्यवस्था इसने कर ली, गुप्तचर की व्यवस्था इसने की। गुप्तचर व्यवस्था जलालुद्दीन के समय टूट गई थी, जो बलबन ने शुरू की थी। बाजार व्यवस्था लागू की, बकाया राजस्व की वसूली किया, और उसने कहा था हम किसी भी हिंदू राजा के पास कोई धन नहीं रहने देंगे। धन मतलब सोना, सबसे खींच लिया, इससे अधिक धन आप नहीं रख सकते, सबसे वसूली किया, ठीक। और इसने कहा कि जो टैक्स देते थे आप लोग 1/3, अब आधा टैक्स दीजिए, जितना उपज होती है उसका आधा। अब इसके पास पैसा हो गया पर्याप्त,
देखिए सिस्टम से बता रहा हूं, ये सिस्टम होता है इतिहास रटने का, इतिहास याद करने का। राजा बना, राजा बनने के लिए क्या चाहिए था? धन चाहिए था। वो तो सूबेदार था कड़ा मानीपुर का। धन कहाँ से ला दिया? देवगिरी से लूट करके। चलो ठीक है भाई, वो भी कोई दिक्कत नहीं, उनकी लड़की से शादी भी कराया कि कम से कम बाद में भले स्वतंत्र हो जाएगा, मेरे ऊपर आक्रमण तो नहीं करेगा, विरोध तो नहीं करेगा अगर हम रिश्तेदारी हो जाएगी तो। दूसरा काम क्या किया? उसी पैसे को दिल्ली में यूज किया उसने, राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद बड़ी सेना रखा, बड़ी सेना रखना है, साम्राज्य को बहुत बढ़ाना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा? बकाया राजस्व की वसूली करना पड़ेगा। दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना, बाजार व्यवस्था गल्ला बख्शी लागू किया उसने, ठीक है। सभी हिंदू राजाओं से टैक्स वसूला, जो उनके पास सोना पड़ा हुआ था सबके घर की तलाशी ले लेके सबके घर से सोना निकलवाया गया। यहाँ तक कि औरतों के गहने तक उतरवाए गए उसके समय, कि सोना नहीं रहेगा आपके घर में। सोना कहाँ रहेगा? राजा के पास रहेगा। पैसा कम पड़ा तो उसको लगा कि नहीं अभी ठीक काम नहीं है, एक काम करिए कि जो टैक्स है उपज का लोग देते हैं, राजस्व देते हैं, उसको आधा कर दीजिए, 50%। जितना उपज होती है उसका आधा ले लें। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि विद्रोह का जो जड़ है, विद्रोह की जो जननी है वो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी मतलब धन, धन से ही विद्रोह पैदा होता है। तो जनता के पास इतना धन ही मत रहने दो कि वो सोचे कुछ, वो विद्रोह के बारे में सोच पाए, जैसे कि आज की डेट में भी हो रहा है। सरकार की कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, नौकरियां देने के मामले में क्या है, बस वही है कि उतना ही है कि राशन बट रहा है, आप लोगों को मिल रहा है 10 किलो पर हेड 2 बार में। लंगर हो गया देश पूरा आपका, खाइए उसी में पीजिए सोइए, बस ज़्यादा सोचिए ही मत। सोच ही नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं रहे, कुछ कर नहीं पाएंगे, विकास कहाँ सोच पाएंगे आप। ये अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी, आज भी इम्प्लाई हो रही है। अब सारे काम हो गए, बड़ी सेना उसके पास हो गई। अब उसने आक्रमण करना शुरू किया। सबसे पहले गुजरात को जीता उसने। गुजरात की राजधानी थी उस समय अन्हिलवाड़ा, ठीक है, अन्हिलवाड़ा। यहाँ का राजा था रायकर्ण, ये बघेल शासक था, ये बघेल वंश का शासक था। इन पे कर दिया आक्रमण, ठीक है। इनके वो थे, क्या नाम है, उल्गू खां, वही मंगोल उल्गू खां और नुसरत खां, 2 सेनापति थे। दोनों सेनापतियों को भेजा, ठीक। और गुजरात पे आक्रमण बहुत जबरदस्त किया इन दोनों सेनापतियों ने। रायकर्ण महोदय भाग के चले गए, प्रतापरुद्र देवगिरी चले गए। इनकी लड़की थी, ठीक है, कमला देवी। कमला देवी को बंदी बना करके दिल्ली में भेज दिया गया। बाद में उसने शादी कर लिया कमला देवी से और उनको मलिका जहां को उपाधि दिया, ठीक है। गुजरात के बाद रणथंभौर को जीता उसने। बहुत समृद्ध किला था। रणथंभौर के राजा थे आपके हमीर देव। कौन? हमीर देव। इनका एक सेनापति था, मंत्री था रणमल। रणथंभौर का किला इन्होंने घेर लिया जाकर के, लेकिन किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इनका एक हमीरदेव का मंत्री था रणमल, उसने विश्वासघात किया और धीरे से दरवाजा खोल दिया रात के समय। सेना घुस गई उसकी। रणथंभौर को भी इन्होंने 1380 में जीत लिया। 1308, ठीक है। उसके बाद चित्तौड़ को जीता इन्होंने। रानी पद्मिनी की कहानी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। पद्मावत में वर्णन है, एक पिक्चर भी इस पे आ चुकी है, विवादित
वहां के राजा थे रतन सिंह। ये आक्रमण किया रतन सिंह पे और चित्तौड़ को जीत लिया। इसका लड़का था खिज्र खां और चित्तौड़ का नया नाम रख दिया। क्या रखा? खिजराबाद। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस शहर का नाम रखा था खिजराबाद? तो चित्तौड़ का नाम उसने रखा था खिजराबाद। पद्मिनी ने जौहर कर लिया। ये केवल पद्मावत में वर्णन है जायसी के। अमीर खुसरो उस समय युद्ध में गया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, लेकिन उसने ऐसा कोई वर्णन नहीं दिया है कि पत्नी थी एक रंगा देवी, उन्होंने बुलाया सबको और जौहर कर लिया। ठीक है। फिर इनकी नज़र अब पड़ी, उन्होंने कहा कि आस पास तो हम जीत लिए, गुजरात जीत लिए, राजस्थान जीत लिए, दिल्ली जीते ही हैं, बंगाल हमारा ही है, मालवा हमारा ही है। अब हम देखते हैं रामचंद्र को। तो देवगिरी पे इन्होंने किया आक्रमण 1308 में। ठीक है, 7-8 में आक्रमण किया और एक इनका सिपह सलार था मलिक काफूर। इनकी दक्षिण भारत की अलाउद्दीन की जो भी विजय रही हैं वो सब मलिक काफूर ने किया है। ठीक है। लेकिन उसके बाद 1307-8 मतलब 7-8 में मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर गया, उसने हरा दिया। उसका कारण था देवगिरी पे आक्रमण करने का। पहली बात तो टैक्स देना बंद कर दिए थे और दूसरा क्या था, रामचंद्र देव पराजित तो हो गए। ये जो भागे थे यहाँ से हमीर देव गुजरात के, रायकर्ण जो भागे थे यहाँ से, वो जाके कहाँ शरण लिए थे? देवगिरी में। तो इसने कहा कि तुम्हारे दुश्मन को भी शरण दिए हो, मान लो टैक्स देना बंद किया, रिश्तेदारी तुम्हारी लड़की से शादी की है, तो तुम दूसरे दुश्मन को संरक्षण भी दोगे? आक्रमण करो। आक्रमण किए, जीत लिए यहाँ पे। ठीक है। और इनकी एक लड़की थी देवल देवी राजकर्ण की, उनको दिल्ली लाया गया, बाद में खिज्र खां से इसकी शादी कर दी गई। इसके बाद फिर ये करते हैं तेलंगाना पे आक्रमण। प्रताप रुद्रदेव का शासन था, बुद्धिमान शासक था, वीर शासक था, पैसे वाला शासक था। इसने कहा कि इसकी सेना से लड़ने का मतलब नहीं है, न तो युद्ध करिए न तो समर्पण करिए। इसने क्या किया, प्रताप रुद्र ने अपनी एक मूर्ति बनवाई सोने की और उसके गले में जंजीर डाली सोने की। अब भिजवा दिया मलिक काफूर के पास कि हम आपका अधिकता स्वीकार करते हैं, टैक्स देंगे आपको, बाद में जो होगा देखा जाएगा। यहां तक मामला ठीक चला, दक्षिण भारत भी इसके अधीन आ गया। लेकिन देवगिरी में जब राजा रामचंद्र मर जाते हैं तो उनका लड़का बनता है शासक 1312 में। जब उनका लड़का फिर शासक बनता है तो उसको वो कहता है कि अब हम कोई टैक्स नहीं देंगे, अब आओ युद्ध कर लो फिर। तो 1312 में फिर आक्रमण किया जाता है देवगिरी पे और देवगिरी को पूरी तरीके से दिल्ली में मिला दिया जाता है। वहाँ कोई अधीनस्थ शासक की नियुक्ति नहीं की जाती है और उसको दिल्ली में मिला दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया पतन। ठीक है, देवगिरी का। सेना बड़ी हो गई, सब कुछ हो गया। अब इनका दिमाग गया कि सिकंदर की तरह से हम भी विश्व विजयी बन जाए। तो उसके लिए इसके मंत्री ने कहा कि नहीं, अभी समय उचित नहीं। इन्होंने कहा एक नया धर्म चला दें। कहा पैगंबर बनने की कोशिश मत करिए, ये ठीक नहीं है, हम लोग सब लोग मारे जाएंगे। उसके बाद 1316 में इनकी होती है मृत्यु। इनकी मृत्यु होती है 1316 में।
तो 1316 में मृत्यु होती है। तो उस समय एक लड़का होता है शिहाबुद्दीन उमर। मृत्यु कैसे होती है? बूढ़े हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनको लास्ट में लकवा मार गया, इतना पाप किया इन्होंने कि इनको लकवा मार गया। लेकिन पाप पुण्य क्या होता है मैं नहीं जानता, उस चर्चा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लकवा मार गए, आ गए बेड पे आ गए। तो जो हिजड़ा था मलिक काफूर, जो इनका प्रधान सेनापति था, वो आया देख रेख में, राजा की देख रेख किया। अलाउद्दीन खिलजी मर गए, उस अपने रोग से छुटकारा नहीं पा पाए, मर गए। तो मलिक काफूर ने क्या किया, उनका एक लड़का था शिहाबुद्दीन उमर, उसको गद्दी पे बैठा दिए और शासन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लिया। यहां तक कि कमला देवी से शादी भी कर लिया। लेकिन जो वहां के मुसलमान थे, हमने बताया जब वो स्त्री का शासन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो हिजड़े का शासन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मात्र 35 दिन ये शासन सत्ता का उपयोग कर पाए, उसके बाद इनकी कर दी गई हत्या। उसके बाद फिर बैठता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। जब मुबारक शाह खिलजी बैठता है 1316 से ये 1320 तक रहता है। 4 सालों का शासन इसका रहता है। बहुत लंपट आदमी था, शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं, अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। और इसकी आदतें बड़ी अजीब अजीब थीं। दरबार में कभी नंगे चले आता था फकीर की तरह से, कभी कभी आदेश देता था, जो उसके चट्टे बट्टे रहते थे आसपास, कि सब लोग नग्न हो जाओ। नंगे बैठ के वार्तालाप करता था, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये याद इसीलिए ये जल्दी लोगों को भूलता नहीं है कि नंगे कौन दौड़ता था दरबार में, मुबारक शाह खिलजी दौड़ता था। शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं था, अमीर ही सारा उपयोग करते थे। अमीर मतलब जो सेना के अधिकारी, शासन सत्ता का उपयोग वही करते थे। तो जब तक चल पाए तब तक चले। लेकिन आदमी विलासिता से भी उब जाता है, और विलासिता से जब उबे, ये जब जगे कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, तो फिर अमजों में असंतोष, इनको दौड़ा करके मार दिया गया, सर काट दिया गया इनका, अमीरों ने ही काट दिया। उसके बाद एक रहता है खुसरो शाह। मुबारक शाह खिलजी ने भी एक सेनापति बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। जब खुसरो शाह गद्दी पर बैठे तब ये गाजी तुगलक आ गया दिल्ली में और कहा कि हम जो है इनकी संरक्षण करेंगे और मुख्य सेनापति रहेंगे, और जो कुछ भी होगा मेरे देख रेख में ही होगा। सारे अमीर मान गए, ये भी गैर तुर्क था, गैर तुर्की मुसलमान था ये भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय मुसलमान था। ये कैसा मुसलमान था गाजी तुगलक? भारतीय मुसलमान था। आकर के खुसरो शाह को संरक्षण दिया और खुद खुसरो शाह की हत्या करके 1320 में तुगलक वंश की स्थापना किया। ठीक है, अब तुगलक वंश हम कल बताएंगे आप लोगों को। देखिए, मेरा एक कहानी बताने का उद्देश्य ये है कि आपको एक मोटा याद कर लीजिएगा। चाहे 20 साल वो था, चाहे 4 साल तो वो रहा, फिर उसके बाद 18 साल वो रहा, 15 साल वो रहा। अच्छा, उसके हाँ खास काम कुछ ऐसे था। आपके दिमाग में एक ग्राफ बना रहेगा।
और जब आप सवाल हल करने जाएंगे तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो आप काट देंगे ना, यार ये इसके समय था ही नहीं, ये तो बहुत पहले था और ये बहुत बाद में था। हाँ, इसको तो हम यार कभी सुने नहीं, इसको तो सुने हैं, लेकिन ये दूसरे के शासनकाल में था। आप सवाल का उत्तर नहीं जानते फिर भी आपने मार दिया, तीसरा सही हो गया। तो ये इसीलिए ग्राफ बनाया जाता है कि आप पूरा ग्राफ तैयार आपके दिमाग में रहेगा, एक कहानी रहेगी सल्तनत काल की, मुगल काल की कहानी रहेगी, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कम से कम आप एक एवरेज तक पहुंच जाएंगे। ऐसे रटेंगे कितना आप भाई, दिमाग को रटने की बहुत जरूरत नहीं है, बस कहानी टाइप सुनिए, आनंद लीजिए उसका। और इसके बाद आ रहा आपका तुगलक वंश, वो और मजेदार चैप्टर है, उसको मैं कल पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी नेक्स्ट क्लास आप लोगों का लेने जा रहा हूं मैं पॉलिटी का, ठीक है। आज पॉलिटी में मूल अधिकार को देख देते हैं पूरा। धन्यवाद, अगली वीडियो का इंतजार करिए, बस कुछ देर में मिलेगी वो भी आपको।